और मैंने ये देखा है कि एनसीसी के बैकग्राउंड के लड़के ज़्यादातर आर्म फोर्सेस के तरफ मूव करते हैं। तो क्या आपका भी मोटिवेशन एनसीसी से डिराइव हुआ था? टू सम एक्सटेंट इट वाज देयर। बाकी क्या है, आई विल नॉट कंफर्म दिस थिंग, बट मेरा ख्याल ये है बाकी जो लोग जाते हैं थोड़ा दिखावा के लिए जाते हैं, और थोड़ा वहाँ क्या है एनसीसी में वो क्या नाश्ता वास्ता मिलता ये लोग जो भाग जाते हैं इन पे कोई एक्शन भी लिया जाता है? है। टाइम ब्रांच का जो ट्रेनिंग होता है, इट रन्स इन क्रोर्स। एक पायलट बनाने के लिए बहुत पैसा खर्चा होता है। तो जैसे हम 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट एमका पे काम कर रहे हैं, एएमसीए पे, उसका भी हम कहीं ना कहीं डिपेंडेंट या तो अमेरिका पे हैं या तो फ्रांस पे हैं कि इंजन वहां से इंपोर्ट किया राइट। जाएगा। सी इट्स क्या बताएं उसका। इन द पास्ट समथिंग हैज़ हैपेंड। इट इज़ आई शुड नॉट टेल दिस थिंग। KF-17 उनका एक फ्लाइट था जो क्रैश कर गया पाकिस्तान में। पाकिस्तान तो इस बात को छुपा लिया, बट चाइना क्या किया, जो उसकी इजेक्शन सीट बना रही थी कंपनी, उसने एक्सपोज कर दिया। चाइना से बहुत चीज़ बाहर ही नहीं निकल के आता है। बहुत चीज़ नहीं निकलता है। दे आर वेरी सीक्रेटिव अबाउट दैट। सेम थिंग हैपेंस इन रशिया ऑल्सो। रशिया का जो इन्वेजन है यूक्रेन का, हाँ, इसको आप कैसे देखते हैं? तुम्हारे घर में अभी इट इज़ लाइक दिस, योर ओन हैंड, somebody wants to come and cut it off, would you like it? नो। कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में, कनाडा में एंटी इंडिया एलिमेंट्स जिसको हम कह सकते हैं, उनको ख़त्म कर रहे हैं। हाँ, you have to be very cautious on that, because they may be double agents. चाइना को आप भी ग्लोबल थ्रेट मान के चलते हैं, ऐसा क्यों? चाइना का डेवलपमेंट भी, दे आर नॉट दैट, यू नो, सी कम्युनिस्ट कंट्री है, दे सप्रेस द पीपल, बट उनका डेवलपमेंट आई थिंक इट इज़ मच मच क्या मोर देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। तो अंकल, वेलकम टू द शो। कैसा लग रहा है आपको? नमस्कार। पहला मेरा इंटरव्यू पहला है टीवी का ऊपर। नहीं, पहले हुआ था, बट देन दिस इज फॉर्मली आई थिंक अच्छा लग रहा है। तो अंकल, आप जैसे एयरफोर्स में आए तो आप जो बिहाइंड द कैमरा हमारा बात हुआ था, तो उसमें आप बता रहे थे शुरू से आप एक मोटिवेशन था, एनसीसी में भी थे। और मैंने ये देखा है कि एनसीसी के बैकग्राउंड के लड़के ज़्यादातर आर्म फोर्सेस के तरफ मूव करते हैं। तो क्या आपका भी मोटिवेशन एनसीसी से डिराइव हुआ था? टू सम एक्सटेंट इट वाज देयर, बट देन राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड आई वाज इंटरेस्टेड टू गो इनटू द आर्मी और अदर डिफेंस फोर्सेस। दैट टाइम मुझे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का डिफरेंस पता नहीं चल रहा, बिकॉज आई वॉज वेरी यंग दोज डेज, एंड माई फादर एंड मदर बोथ ऑफ देम यूज टू बी फ्रीडम फाइटर्स। ओके। सो दैट उत्साह मेरे पास था। फिर मेरे एक बड़े भाई, सबसे बड़े का नीचे जो है सेकेंड एल्डेस्ट ब्रदर, ही वॉज द मोटिवेटिंग फैक्टर टू। एंड देन जब मैं स्कूल गया, स्कूल में मैं एनसीसी में भर्ती हुआ, और एनसीसी में स्कूल डेज में क्या, एनसीसी में क्या होता है दैट क्या कैडेट्स का हाईएस्ट रैंक यूज टू बी सार्जेंट। तो आई हैड बिकम ए सार्जेंट। देन जब कॉलेज में गया, कॉलेज में भी एनसीसी ज्वाइन किया, और कॉलेज में पहले मैंने वो नीचे से होके देन अंडर ऑफिसर रहा। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी मैं एनसीसी में था, एंड उधर भी अंडर ऑफिसर था। एंड आपने जो बोले तो ज़्यादातर लड़के लड़कियां एनसीसी में हो के क्या मोटिवेशन होता है उनका। मोटिवेशन होके वहाँ जाने का, यस दैट इज टू सम एक्सटेंट ट्रू। जिनका मन में थोड़ा देश भाव है। बाकी क्या है, आई विल नॉट कंफर्म दिस थिंग, बट मेरा ख्याल ये है बाकी जो लोग जाते हैं थोड़ा दिखावा के लिए जाते हैं, और थोड़ा वहाँ क्या है एनसीसी में वो क्या नाश्ता वास्ता मिल जाता है। अच्छा। हाँ, और कैंप कैंप वगैरह जाके घूम घाम के आ जाते हैं, दैट इज अनदर थिंग। बट ज़्यादातर जिनका सेल्फ इंस्पिरेशन है, देशभक्त हुआ है, उसी के लिए जाते हैं। अंकल, जैसे मैंने एनालाइज जब कर रहा था तो मुझे पता चला एनसीसी में एट प्रेजेंट लगभग 12 लाख की स्ट्रेंथ है एनसीसी की। तो अगर उसको कंपेयर किया जाए, इंडियन आर्मी का भी एट प्रेजेंट स्ट्रेंथ अप्रॉक्स 12 लाख है, स्टैंडिंग आर्मी। तो कहीं ना कहीं अगर एनसीसी को थोड़ा और स्ट्रेंथ दिया जाए या थोड़ा पावर दिया जाए, तो
क्या इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस को टैकल किया जा सकता है? हाँ, ये तो गवर्नमेंट का पॉलिसी क्या है, और फिर 3 डिफेंस हेडक्वार्टर्स का व्हाट इज़ देयर दिस थिंग, वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि आई एम टू इनसिग्निफिकेंट मैन टू। अच्छा, देखिए मैं आपका इस पे पर्सनल ओपिनियन जानना चाहता पर्सनल ओपिनियन यस हो सकता है, हाँ, बट देन उनके लिए थोड़ा ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए फ्रॉम द स्कूल कॉलेज डेज फॉर दोज पीपल हाउ टू डू दिस थिंग। बट प्रेजेंट एज में आप देख लीजिए कि ज़्यादातर लोग आजकल तो क्या जैसे कि टीचर्स को द रेस्पेक्ट टू द टीचर्स हैज़ डिमिनिश्ड क्वाइट ए बिट। एम आई ट्रू? हूँ। तो उसी हिसाब से अगर कोई बड़े आदमी किसको बोले कि भाई तुम ऐसा करो, दे सम पीपल दे टेक इट स्पोर्टिवली, बट कोई कई बोलते हैं आजा बोल दिया। सो दैट हैज़ टू बी इनकलकेटेड फर्स्ट बाय द पेरेंट्स एंड देन थ्रोन अवे टू द चिल्ड्रन टू मोटिवेट दैम दैट थिंग। मुझे क्या लगता है कि जैसे एनसीसी का एक आइडिया, जैसे आप इजराइल वगैरह में देखेंगे तो एक कंपलसरी मिलिट्री सर्विसेज होता है, फिर इवन आप चाइना में भी देखेंगे तो कंपलसरी मिलिट्री सर्विसेज है। तो कहीं ना कहीं अगर एनसीसी को स्ट्रेंथ किया जाए, नहीं एज ए कंपलसरी मिलिट्री सर्विसेज, बट कहीं ना कहीं उनको तो डिप्लॉय किया जा सकता है, जैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट में हो गया, या फिर छोटे मोटे चीज़ों में जैसे अवेयरनेस वगैरह के लिए लोग, गवर्नमेंट बहुत पैसे स्पेंड करती है, इससे अच्छा उनको यूज़ किया जा सकता है। इससे होगा कि उनका उनका भी सोशल लाइफ थोड़ा ठीक होगा, वो भी चीज़ों को अच्छे तरह से समझ सकेंगे। Yes, that is true, but then how far the government of different states will accept it, that is $1 million। उसका ऊपर कमेंट करना बहुत ही क्या डेंजरस थिंग है, बिकॉज यू नो व्हाट इज द पुलिस, लोगों का क्या हाव भाव है किसको उसका। कहाँ बुरा लग गया, हम्म? वही, किसको कहाँ पे बुरा लग गया। नहीं, बात यह है, आपको खुला बात मैं बताऊँ, ऑल दिस ट्रैफिक वगैरह, जैसे कि आई हैव वायलेटेड दैट थिंग, हाँ, वो आके पकड़ते हैं, जो फाइन लगाते हैं, हाँ, आइदर आई पे फाइन क्वाइटली एंड गेट अवे, और आई रिक्वेस्ट देम भाई थोड़ा गलती हो गया, अगर वो बोला कि अच्छा ठीक है, इन्होंने मान लिया, छोड़ दिया, और किसको जो ये करते हैं बोलते हैं अच्छा ठीक है, तुम ये इतना क्या फाइन है, उतना ले लो, छोड़ दो, वो कर लेते, सो दैट थिंग विल स्टॉप। सो दे विल वेहेमेंटली अपोज दिस थिंग। ठीक है, दिन को 1 घंटा 2 घंटा उनको ये करवा सकते हैं, बट देन वेदर दे विल एक्सेप्ट दिस थिंग एज ए नॉर्म, दैट इज टू बी सेड। आप सीडीएस के थ्रू इंडियन एयरफोर्स में गए थे? हाँ, सीडीए तो नहीं, मैं ऐसी ग्रेजुएट इंजीनियर्स को, और ग्रेजुएट्स के दर समथिंग नोन एज डायरेक्ट एंट्री। ठीक है, नाउ डायरेक्ट एंट्री स्कीम में क्या होता है ना, हमारा सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड्स आता है, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स का सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड्स आर देयर एट डिफरेंट प्लेसेस। Nowadays what has happened, initially preliminary you have to give a written examination sort of thing, online होता है, and वहाँ जो सिलेक्ट हो जाता है, then they are called to this services selection boards। services selection board में क्या है ना, पहला दिन आप जाते ही आपको ये करके दे कैरी आउट वन साइकोलॉजी टेस्ट। तो उसमें आपको उन्होंने क्या इवेलुएट करते हैं वेदर योर मेंटालिटी फिट्स टू द डिफेंस सर्विसेज और नॉट। ठीक है, अगर वो साइकोलॉजी टेस्ट में ना आपको ऐसा लगे, पता चलेगा कि भाई ये क्या बेकार का चीज़ है, बट उसमें से आपका क्या हाव है, हाउ इज योर क्या अप्रोच टू डिफरेंट सिचुएशंस, एवरीथिंग इज कम्स आउट इन दैट टेस्ट। तो उसमें से जो पास कर गया उनको रख देते हैं उस दिन, एंड बाकी लोगों को वापस करवा देते हैं। जो रह गए उनको बाकी 3 days तो उनका डिफरेंट टेस्ट होता है, अगेन फॉलोड बाय लिटिल क्या साइकोलॉजी टेस्ट, फॉलोड बाय ऑब्स्टैकल्स टेस्ट, फॉलोड बाय discussions, followed by group discussions, individual discussions, then they pose you some difficulties। they will say कि अच्छा आप एक ग्रुप है, आप डिसाइड करो ये डिफ़िकल्टी कैसे आप
पार करोगे, ठीक है। सो उसमें भी उन्होंने देखते रहते हैं, अगेन आपका साइकोलॉजी उसमें आ जाता है, उन्होंने देखते रहे वो ग्रुप में कौन इनिशिएटिव लेता है, कौन पीछे से रखते हैं, सब ऑब्जर्व करता है, और कौन ऑब्जर्व करके क्या सही होगा वही बताता है, ये सारे उसमें से आ जाता है। हाँ, लोग हैं क्या करते हैं कि अच्छा ये करते हैं, मैं तो ऊपर बाकी सबको पीछे करके खुद कोई करते हैं। दैट इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडरशिप। Good leadership is the thing where you can analyze the thing and then project the thing to the group in such a way that the group gets convinced. Second thing is that group का भी बाकी लोगों का आइडियाज भी लेना है एंड कंपेयर दोज थिंग्स, उसमें से कौन सा और आपका कौन सा मेल खाता है उसको रखो, और जो अच्छा है उसको देने से देन यू पास आउट। देन वो ग्रुप डिस्कशंस में वही ये करता है, देन इन दैट ग्रुप दे सिलेक्ट यू कि भाई आप ये प्रॉब्लम है, यू स्टार्ट हाउ टू कम आउट ऑफ दिस थिंग। ऐसा करके वो 3 दिन उसमें से चला जाता है, एंड देन फाइनल डे में आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होता है। बाय द टाइम दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड हु ऑल दिस थिंग, तो चौथा दिन शाम तक उन्हें डिसाइड करते हैं, अच्छा सो मेनी पीपल आर सिलेक्टेड, एंड देन दैट लिस्ट गोज टू द डिफेंस हेडक्वार्टर्स, डिफरेंट ब्रांचेस का जो है, एंड अकॉर्डिंग टू द मेरिट एंड द नंबर ऑफ वैकेंसीज फाउंड, all those people are called for the final admission to the different institutes जहाँ ट्रेनिंग लेते हैं ना। उसमें भी क्या है ना, कहीं जैसे कि मेरे कोर्स में भी आवर कोर्स वाज अ वेरी स्मॉल कोर्स, उसमें से 2 लड़के वो ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 days इटसेल्फ दे केम आउट, भाग गए उधर से, और कोई 2-3 महीने का बाद भी भाग गया। बाकी सब जो ट्रेनिंग लिए हैं उनमें से भी क्या है ना, कोई क्या करते हैं ना, 1-2 साल रहते हैं, उसके बाद उनका मेंटालिटी ठीक नहीं रहता है, बाहर चले आते हैं। सो दैट इज़ द थिंग। तो उसमें से आई कैन एट्रीब्यूट वन थिंग, कि इनको जब सिलेक्ट किया गया कहीं ना कहीं कुछ गलती हो गया, जिसके हिसाब से दीज पीपल हु हैड नॉट गॉट द टैलेंट और द मेंटालिटी टू सर्व द डिफेंस सर्विसेज, दे हैव बीन सिलेक्टेड। ये लोग जो भाग जाते हैं इन पे कोई एक्शन भी लिया जाता है? नहीं, बिकॉज इनिशियल डेज में उनको फिर पूछ रहे थे, जो छुप के भाग जाते हैं उसको तो उनका पेरेंट्स को ये है, फिर उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि बाय दैट टाइम गवर्नमेंट हैज़ नॉट स्पेंड मच ऑफ मनी, बिकॉज इन सारे का ट्रेनिंग में सी नॉन फ्लाइंग का तो ट्रेनिंग इज लिटिल चीपर, वेयर एज फ्लाइंग ब्रांच का जो ट्रेनिंग होता है इट रन्स इन क्रोर्स। एक पायलट बनाने के लिए बहुत पैसा खर्चा होता है। हाँ, तो पायलट जब ये कि अगर भाग आने के लिए करता है तभी उसको छोड़ते नहीं, दे से कि यू पे द एंटायर अमाउंट देन यू कैन गो। ओके, बट देन जब वो उनका से पेंशनेबल ये हो जाते हैं, देन दे हैव गॉट द ऑप्शन ऑफ टू रिजाइन, डिपेंड्स अपॉन द एक्सेप्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट वेदर उस रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होगा या नहीं। गवर्नमेंट सर्विसेज में जितना घुसना टफ है उतना रेजिग्नेशन देना भी टफ हाँ, है। पर्टिकुलरली इन डिफेंस सर्विसेज। तो अंकल जैसे इसके बाद ट्रेनिंग वगैरह के बाद फिर आप लोग का जैसे पोस्टिंग वगैरह होता है, तो ये कैसे डिसाइड होता है कि इस बंदे को आर्मी में भेजा जाएगा, इस बंदे को नेवी में भेजा जाएगा, इसको एयरफोर्स में दिया जाएगा? नहीं, उसमें दैट इज एट CDA लेवल। CDA में क्या करते हैं, जब आपके इनिशियली जाते हैं व्हिच आर राइट फ्रॉम द मेट्रिकुलेशन और जस्ट ग्रेजुएशन के बाद, वो जो CDA का एग्जामिनेशन होता है, पास करके हो जाते हैं, उन्हीं को जाके वही दे डिसाइड, and sometimes they ask people, where do you want to go this thing? Whereas in our cases, like say engineers, we are directly, we know that I am going for Air Force or Army or Navy, and it depends upon my initial branch. जैसे कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, so I was selected for the electronics branch. So and then the other people, those who are in the mechanical side, they are selected for the mechanical branch. Similarly, in army and navy में भी ऐसा ही। तो आप बता रहे थे कि नेवी के लिए भी आपका मतलब आप आर्मी के लिए हो गया था और एयरफोर्स के लिए हो गया था। नेवी का टेस्ट थोड़ा ज़्यादा टफ होता है क्या? सी नेवी क्या होता है ना, यूजुअली
most of the time the जहाज you have to spend your time in जहाज. Now जहाज क्या है ना, पानी में हर वक्त रहते हैं. अगर डूबा या कुछ मिसहैप हुआ, then if you don't know swimming and similar things and how to rescue another person, etc., then you will not be this thing. So probably right from my childhood I could never learn swimming. Probably that came out in the interview, that psychology test. So I was rejected in this thing. But my psychology for army and air force was perfect, so I got selected. Wow. अच्छा, एक क्वेश्चन कैजुअल नोट पे है, एयरफोर्स के पायलट ज़्यादा मतलब अच्छे पायलट हैं या फिर वो जो नेवी के पायलट्स होते हैं जो कि एयरक्राफ्ट इस पे? See, these are all absolutely depends upon your personal professional ability. Okay, not that Navy में क्या है, the landing strip is very this thing. See, maybe at 300-400 feet का अंदर ही आपने लैंड करना है. That means the landing has to be at that particular 10 meters का अंदर आपको लैंडिंग करना है. नहीं तो that स्प्रिंग दैट कैटापुल्ट जो उसको पकड़ लेता है बाद में, कैटापुल्ट तो छोड़ने के लिए, फिर लैंडिंग करने के लिए भी नहीं तो वो जाकर फिसल के अरेस्टेड वायर जो होता है, अरेस्टिंग जो वायर है, सो दैट वायर विल नॉट फिट. सो इट इज डिफिकल्ट एज फार एज द लैंडिंग इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स. और दूसरा है कि वो समुद्र भी तो ऊपर नीचे हिल समुद्र रहा भी है. ऊपर नीचे होता है. तो बट देन दे डू दैट थिंग, प्रैक्टिस का ऊपर वो अपने आप हो ही जाता है. बिकॉज दैट टाइम आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, जहाज़ का भी कुछ स्टेबिलिटी ये सिस्टम होगा जिसमें वो क्या वेव्स को मैनेज करेगा. हाँ, मैनेज करेगा शायद. आई एम नॉट वेरी श्योर, मस्ट बी देयर आई थिंक. सो नेवी का पायलट्स का थोड़ा ये ज़्यादा है, बट देन उनका रेंज और ये कम है, फिर एयरफोर्स का बहुत ज़्यादा. एयरफोर्स का तो बहुत ज़्यादा है. सो एयरफोर्स में फिर नेक्स्ट नेवी में क्या है, उनका ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आर नॉट देयर. हमारा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसमें 100, 150, 200 आदमी जा सकते हैं. टैंक वगैरह हेवी इक्विपमेंट कैन बी टेकन, बट नेवी इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू देयर ओनली हेलीकॉप्टर्स ट्रांसपोर्टेशन. C-70 ग्लोब मास्टर एयरफोर्स जो अभी करेंटली ऑपरेट कर रही है. और नेक्स्ट क्वेश्चन अंकल ये है कि मिसाइल्स के साथ आपने काम किया है, तो जनरली हम सुनते हैं बैलिस्टिक मिसाइल होता है और क्रूज मिसाइल होता है, तो एक लेमैन डिफरेंस क्या है दोनों में? मैं बताऊँ, पहले मिसाइल क्या है. एनीथिंग यू थ्रो, दैट ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज ए मिसाइल. जैसे कि मैं आपका ऊपर पत्थर फेंक दूँ या पेन फेंक दूँ या रुमाल फेंक दूँ, थाली फेंक दूँ, कुछ भी फेंक दूँ, सो दैट ऑब्जेक्ट आफ्टर इट लीव्स योर हैंड यू यूज इट एज ए मिसाइल टू हिट समथिंग. मे बी ऐसे ही थ्रो कर दो, दैट इज, बट देन इफ यू विथ एन इंटेंशन टू हिट समथिंग, देन दैट इज happens to be used as a missile. So ये जो missiles जो है, these missiles are basically to go and hit the target, whether it is in the air or it is on the ground. So there are 2-3 types of missiles. One is air to ground, one is air to air, ground to air, ground to ground. So ground to ground and ground to air, both Air Force and Army they ऑपरेट करते हैं. operate करते हैं. But air to ground and air to air, again Air Force and Navy, they have got also fighter. मिसाइल टेक्नोलॉजी में जैसे इंडिया आगे बढ़ा, कहीं ना कहीं क्रेडिट अब्दुल कलाम को जाता है, क्योंकि इसरो की कुछ टेक्नोलॉजीज थी रॉकेट की, वो इधर मिसाइल में आई. लेकिन अगर हम बात करें, जैसे कोई भी एयरक्राफ्ट है, उसका जो मेन कंपोनेंट है वो उसका इंजन होता है. Yes. जेट इंजन में या फिर अगर हम कॉमर्शियल जेट का भी बात करें, जेट इंजन में इंडिया मतलब ट्राई भी नहीं किया. अभी जैसे हम 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट एमका पे काम कर रहे हैं, AMCA पे, उसका भी हम कहीं ना कहीं डिपेंडेंट या तो अमेरिका पे हैं या तो फ्रांस पे हैं कि इंजन वहां से इंपोर्ट किया Right. जाएगा.
तो इसमें हम क्यों पीछे रह गए मिसाइल में, जबकि हम मतलब वी आर वन ऑफ द टॉप, अगर टॉप 3 देखा जाए तो इंडिया टॉप 3 कंट्रीज में मिसाइल की टेक्नोलॉजी में, बट जेट में क्यों पीछे रह गए हम? सी इट्स क्या बताएं उसका, इन द पास्ट समथिंग हैज़ हैपेंड, इट इज़ आई शुड नॉट टेल दिस थिंग, इट इज़ फॉर यू पीपल टू रीड फ्रॉम द क्या अच्छा। दिस थिंग एंड फाइंड आउट व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस थिंग। ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा बोलना। पर्सनली अगर आप कहीं और के पूछोगे तो then we'll discuss those things। अच्छा, अभी 2 एयरक्राफ्ट जिस पे इंडिया बहुत अच्छे से काम कर रहा है, एक तो हमारा घरेलू तेजस है, लेकिन कहा जाता है बहुत छोटा एयरक्राफ्ट है इन कंपैरिजन, अगर देखा जाए रफाल से या सुखोई से कंपेयर किया जाए तो काफ़ी छोटा एयरक्राफ्ट है। तो बट फिर भी डिमांड ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू, आप देखोगे फिलीपींस भी तेजस के लिए ये कर रहा है कि वी नीड सम तेजस। तो उस एयरक्राफ्ट के बारे में अगर आप कुछ बता सकें। मैं ऐसे ये करूँ उस एयरक्राफ्ट के बारे में, मैं तो काफ़ी देर से रिटायर कर लिया, अबाउट 28 years बैक। तो डेवलपमेंट से बट जस्ट बाई क्या हियरिंग फ्रॉम माउथ टू माउथ एंड फ्रॉम द न्यूज़ पेपर्स वॉट एवर आई नो, डेवलपमेंट इज़ क्वाइट दिस। बट जैसे आपने बताया कि वो छोटा है दूसरा जहाज से, इसमें छोटा बड़ा का महत्व बहुत अलग अलग है। लाइक से आपने रास्ते में जा रहे हैं, यू हैव गॉट ए बिगर कार, से आई हैव गॉट ए बिगर कार एंड यू हैव गॉट ए मारुति के जो पहले आया था, या जो जैसे कि आप रेवा ले लो, बेंगलोर में जो पहले एक रेवा करके छोटा सा हाँ, छोटा गाड़ी है इलेक्ट्रिक। नाउ both have got their utility and advantages. Okay, now रेवा क्या है, it can go to any nook and corner, फट से जाके घुस जाता है। भीड़ में भी वो आराम से, जैसे कि छोटा स्कूटर, या जैसे कि बहुत भीड़ हुआ आप स्कूटर भी नहीं ले सकते, साइकिल भी नहीं लेते, आप खुद ही जाओ। सिमिलरली अगर गाड़ियों का भीड़ है, थोड़ा सा जगह मिल जाएगा, रेवा बोलता कि ठीक है मैं उसका अंदर घुस जाऊँगा, बट माई व्हीकल विल नॉट get into that thing. My vehicle needs more space. My vehicle needs more area to turn around. ठीक है, so and then मेरा utility क्या है, whether I can carry more load, that cannot carry more load. But then maneuverability उसका ज़्यादा है, मेरा कम है। Same thing, तेजस का maneuverability is very high. इट कैन फट 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 करके इट कैन डॉज द दिस थिंग। अगर बड़े जहाज में होता तो आई कैन नॉट डू दैट। सो डिफरेंट जहाज आर फॉर दैट मैटर एनीथिंग, डिफरेंट साइजेस हैव गॉट देयर ओन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड यूटिलिटी डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। हर सिचुएशन में एक ही टाइप का चीज़ यूज नहीं हो सकता। एक और फाइटर एयरक्राफ्ट है जैसे मिग, हाँ, तो रिसेंटली भी अगर आप देखोगे तो एक जो विंग कमांडर अभिनंदन थे उनका एक इंसिडेंट हुआ, और भी कहीं ना कहीं आप सुनते रहोगे कि मिग क्रैश हो गया, मिग क्रैश हो गया। इस एयरक्राफ्ट में ऐसा क्या है कि मतलब इसका तो टाइटल फ्लाइंग कॉफिन इसको दिया गया है, इस एयरक्राफ्ट में इशू क्या है कि इसमें मतलब क्रैशेस के इंसिडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं? I will tell people have made it as a flying coffin. I don't agree with it. I fully disagree with it. I will tell you one thing. Take for comparison between you and me. You are young. I am quite old. Okay. Now when I become old, I am susceptible to different types of एक्सीडेंट्स और इंसिडेंसेस। मैं खड़ा होते होते गिर सकता हूँ, इधर जाके ये कर सकता हूँ, सडनली मेरा कुछ ये हो सकता है, which does not happen with you, or rather it happens very less with you. Same thing is that aircraft has been made some years back, very old aircraft. One of our very oldest aircraft is MiGs. उस वक्त और पहले तो हमारे पास हंटर्स थे, उस मिग उसके बाद में आया था, ठीक है। बट देन दैट एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग दोज डेज हैव प्लेड इट्स फुल रोल। हाँ, अभी जैसे कि आपका धीरे धीरे क्या होता है, आपका चमड़ा
एज के साथ ढीला से हो जाता है, हाँ ठीक है। सिमिलरली उसका तो स्किन है, ओवर ए पीरियड इट गेट्स, व्हाट वी डू इन द ओवरऑल वी चेंज दैट थिंग, ओके। देन उसका हमारा जो हड्डी होता है उसका वैसे फ्रेम होता है, दैट फ्रेम ऑल्सो इज ससेप्टेबल टू यू नो, डैमेजेस एंड वियर एंड because टियर constantly it is subjected to operations, vibrations etc. तो उसका भी कुछ लिमिट हो ना। तो देन डिपेंडिंग अपॉन द मॉडर्न यूटिलाइजेशन, हाउ मच मॉडर्नाइजेशन कैन वी डू इन दैट एयरक्राफ्ट, एंड देन अभी क्या है ना, हमारा अगेन एज आई सेड द रोल हैज चेंज, द क्या फाइटिंग टैक्टिक्स हैज चेंज। अगर enemy has got a more maneuverable aircraft, more high speed aircraft, this aircraft cannot match that thing. Probably it can do the maneuverability, but it could not match that thing. And then again it depends at most of the time, probably कहीं ना कहीं त्रुटि रह गया होगा सर्विसिंग में, हाँ, या कोई चीज़ फेल किया होगा, देन अगेन पायलट्स का एरर भी हो सकता है। So that's why this thing, but the thing is when lot many accidents happen, because we have got more number of that aircraft, तो आँख को वही दिखता है, अच्छा ठीक है ना। नॉट दैट अभी भी हमारा तेजस एक दो गया है कि नहीं, बट व्हाट इज द नंबर एज कंपेयर टू द इट्स टोटल इंडक्शन ना, तो उसी हिसाब से हो गया। सो टेलिंग दैट समथिंग हैज बिकम ए कॉफिन इज नॉट करेक्ट, आई फील। ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो इंडिया और चाइना का ज्योग्राफी में एक डिफरेंस है कि हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट्स अगर यहाँ से टेक ऑफ करते हैं तो उन्हें वो स्टीप माउंटेन्स नहीं मिलते हैं जो चाइना को मिलेगा उधर से। इस कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो क्या एयर थ्रेट जो चाइना के बॉर्डर पे है वो कंपैरेटिवली कम है पाकिस्तान के बॉर्डर के कंपैरिजन में? सी उनका ये एयर स्ट्रिप के बारे में तो ये नहीं कह सकता हूँ, आई एम नॉट वेरी नॉलेजेबल ऑन दैट, बट देन आई थिंक बोथ आर सेम। उनका थोड़ा हाई ये हो सकता है, नॉट दैट हमारा भी ये नहीं है, बट देन अगेन इट डिपेंड्स अपॉन कहाँ कैसे, बिकॉज हिमालय क्रॉस करना इज क्वाइट ए वेरी क्या सॉर्ट ऑफ नो डिफिकल्ट टास्क। जहाज़ को इतना ऊपर जाके उस तरफ जाना, देयर विल बी लॉट ऑफ फ्यूल, सो मेनी अदर थिंग्स, आई एम नॉट वेरी knowledgeable on that. ओके अब अंकल जैसे आप फ्लाइट सेफ्टी में भी थे, हाँ, तो फ्लाइट सेफ्टी में काम क्या होता है? मतलब अगर प्रॉपर देखा जाए तो इन्वेस्टिगेशन करना काम है या फिर फ्लाइट जो अब जैसे एयरफोर्स के कुछ फ्लाइट्स हैं जो अब टेक ऑफ करने वाले हैं या फिर मेंटेनेंस में उनके सेफ्टी को देखना काम रहता है? मैन flight safety deals with everything on this, starting from the airfield. एयरफील्ड का सेफ्टी क्या है से लेके जहाज जब एक्सीडेंट होता है, वाई दैट एक्सीडेंट हैपन, attributable to what, उसको इन्वेस्टिग करो, देन वी डिसाइड what precautionary actions are to be taken. Accordingly we dish out the instructions to different flying units or flying stations or any other thing, or we even seek advice from other countries, भाई ये टाइप का फलाना चीज़ हो गया, what have you done, what is your this thing, उसको भी ला के हम दिख करके वो कंपेयर करके उसको हमने इशू करते हैं डिफरेंट ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस। फ्लाइट सेफ्टी का नॉट दैट ओनली फॉर वन पर्टिकुलर थिंग, इट डिपेंड्स ऑन द एंटायर सेटअप। और हेलीकॉप्टर्स में भी आप इन्वॉल्व थे, तो ये मी-17 जो हेलीकॉप्टर है जिसका पर्टिकुलर हम बात कर रहे थे, ये बाकी के हेलीकॉप्टर से कैसे डिफरेंट है? सी अगेन मैं आपको पहले से बता दिया, रोल एंड द टाइप ऑफ इक्विपमेंट इट कैन कैरी। मी-17 हैज आल्सो बिकम लिटिल फाइटर टाइप, बट उससे दूसरा टाइप क्या गया, मी-35 भी हमारा ये है। तो मी-17 में बेसिकली इट इज meant to be troop carriers and equipment carriers थोड़ा, and emergency में हो ये। अच्छा, इसका रिसेंट एक इंसिडेंट आया था मी-17 का, जनरल बिपिन रावत
मी-17 से ट्रैवल कर रहे थे। तो क्या इसमें भी वही इश्यू है जो कि आपने अभी मुझे मिग-21 के बारे में बताया कि ये इश्यू हो सकता है कि पुराना हो गया है? नहीं, वही मैं बताया, पुराना हो गया कि नहीं। व्हाट आई फील, देयर आर टू इश्यूज इन दैट। कोई बोलते हैं कि नीचे से उसको कुछ ये कर दिए हैं, और सिंस इट इज़ ए अनरिलेटेड वैली, probably ऐसा हुआ है when you go between two mountains, now there are draft air keeps on moving in that thing. Suddenly you will find one particular draft is going, probably that jahaz had not encountered that particular, was not able to, it must have got sucked, or what, that could have been one of the cases. अब पुराना और ये, because see the chief is traveling, all sorts of safety measures, precautions in the jahaz must have been taken and has been taken. तो बाकी क्या है, that is और IL-17 के लिए आप रशिया गए थे, मॉस्को। L76. इंडिया और रशिया का मिलिट्री टाइज में अगर देखा जाए तो वी आर मोर टिल्टेड टुवर्ड्स रशिया। हिस्टोरिकली भी अगर हम देखें तो 1971 है, या फिर उसके पहले भी अगर 1965 में भी कहीं ना कहीं रशिया से हमें हेल्प मिला। तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है? मैं बताता हूँ ये क्या है। Soon after our independence, Pakistan was formed. Now, अभी धीरे धीरे आप अगर पढ़ोगे तो नया नया हिडन थिंग्स आर कमिंग आउट, लाइक आई थिंक पाकिस्तान नीडेड टू बी एस्टैब्लिश्ड, एंड मेरा ओपिनियन ऐसा है कि ब्रिटिशर्स व्हेन दे डिवाइडेड इंडिया, दे नेवर वांटेड टू लीव इंडिया जस्ट लाइक दैट, ठीक है। दे सेड के वी मस्ट क्रिएट इन सच ए वे दैट दीज पीपल विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल देमसेल्व्स। तो पाकिस्तान क्रिएट करके पाकिस्तान को ब्रिटिश सपोर्टेड, and क्या अमेरिका also supported, okay, and their support to us was nil. तो we had to depend on somebody. हमारे पास उस वक्त ना कोई जहाज था, ना कोई ये था, जब ब्रिटिशर्स छोड़ गए तो उतनी ही था, और बाकी उन्होंने देने के लिए हिचकिचा रहे, तो we had to depend somebody. So right from the Nehru days we were tilted towards Russia. And Russia in one way was a little cheaper, and we have found also, even world will also agree, आप भी ये करोगे, whenever America comes out with some modern जहाज or this thing, you will find the next day Russia उससे ज़्यादा बेहतर वाला कर दिया है। हाँ, that means they are also progressing very, उनका progress also very high, not that easy, but then again of late we have started depending upon America quite a bit. जैसे कि अभी अमेरिका से चीनों का हेलीकॉप्टर लाए, जहाज लाए, ट्रांसपोर्ट जहाज लाए, ठीक। नाउ फ्रांस से ये लाए राफेल। हाँ, रशिया से अभी वी आर कन्फाइंड टू MiG-30, MiG-35 के लिए चल रहा है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, but then again it entirely depends upon the government policies, and then our chief जो है सिचुएशन उन्होंने बताएंगे कि भाई हमको ये चाहिए to tackle with our enemies, like China is the greatest threat now throughout to the world, नॉट टू इंडिया। मेरे को लगता है कि पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि चाइना के 13 नेबर्स है, करेक्ट, उनका हर 13 नेबर्स सबके साथ डिस्प्यूट है, ठीक है। तो चाइना इज वन थिंग, दैट्स व्हाई इट इज बीच बीच में थोड़ा क्या लगा देता है, एंड दैट इज द थिंग। बट पाकिस्तान तो यू नो ऑलरेडी, ना कुछ कह सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में भी देयर आर मेनी पीपल दोज हु सपोर्ट पाकिस्तान, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल पार्टीज क्वाइट अ बिट। तो क्या करें? So we have to depend on somebody. That is the reason probably the present government who said that we have to become self-sufficient in all respects. That's why our development in the defense aspect is also not quite. Otherwise, पहले
मैं देखा हूँ, इवन फॉर ए नट और ए बोल्ट और ए पिन, द एयरक्राफ्ट यूज टू बी ग्राउंडेड, इट हैज़ टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम द रेस्पेक्टिव कंपनी, देन ओनली। हमारे यहाँ का वो नहीं है अभी। नाउ दोज थिंग्स कंपैरिजन ये हो गया। उसके लिए लॉट ऑफ क्या पुश वाज नीडेड। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कहीं ना कहीं एक इशू है, बट आप चाहें तो खुद ही काउंटर कर सकते हैं इस चीज़ को। एज ए कंट्री अगर हम देखें तो जिस चीज़ के लिए पहले कहा जाता था कि आपका ग्लव्स भी इंडियन आर्मी का बाहर से इंपोर्ट होता था, यस, एज ए कंट्री हम क्या ग्लव्स नहीं बना सकते थे? एग्जैक्टली। वो चीज़ है कि आप एम्प्लॉयमेंट खुद क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने लोगों को समय दीजिए, आप अपने लोगों को उस तरह का संसाधन दीजिए, वो खुद कर लेंगे। तो वो चीज़ चाइना को आप भी ग्लोबल थ्रेट मान के चलते हैं, ऐसा क्यों? चाइना का डेवलपमेंट भी, दे आर नॉट दैट सी, कम्युनिस्ट कंट्री है, दे सप्रेस द पीपल, बट उनका डेवलपमेंट आई थिंक इट इज मच मच क्या मोर देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। चाइना जैसे अंकल अब अभी ग्लोबल डिस्प्यूट में भी अगर आप देखिएगा तो अमेरिका को डायरेक्ट चैलेंज अगर कोई कर रहा है एट प्रेजेंट तो चाइना है। बट मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि रशिया एक ज़्यादा बड़ा चैलेंज है यूएस के लिए, क्योंकि चाइना की जो टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं अगर अगर रिसेंट का ही आप देखिए JF-17 उनका एक फ्लाइट था जो क्रैश कर गया पाकिस्तान में। पाकिस्तान तो इस बात को छुपा लिया, बट चाइना क्या किया, जो उसकी इजेक्शन सीट बना रही थी कंपनी उसने एक्सपोज कर दिया। चाइना से बहुत चीज़ बाहर ही नहीं निकल के आता है। बहुत चीज़ नहीं निकलता है। दे आर वेरी सीक्रेटिव अबाउट दैट। सेम थिंग हैपेंस इन रशिया ऑल्सो। दो रशिया अभी थोड़ा डेमोक्रेटिक ये है, बट स्टिल उनका तो बेसिक इज क्या कम्युनिज्म तो उनका है। रशिया का जो इन्वेजन है यूक्रेन का, हाँ, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं उसको ऐसा बताता हूँ। सी, पहले तो इट वाज यूनाइटेड सोवियत रिपब्लिक था। नाउ बिकॉज ऑफ द इंटरवेंशन ऑफ द वेस्ट पर्टिकुलरली, दे somehow or other wanted to disintegrate Russia, USSR. Okay, तो they succeeded. अदरवाइज सी, रशिया ने क्या क्या था, मैं उनका जितने सारे जो इंडस्ट्रीज है, फॉर एग्जांपल से एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, एयरक्राफ्ट का जो एयर फ्रेम एक स्टेट में था, ओके, उनका इंजन्स कहीं और था, यूक्रेन में था, इंजन्स डिपार्ट। सिमिलरली डिफरेंट वेराइटीज ऑफ नॉट ओनली दिस थिंग, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उनका सारे का अलग अलग क्या डिस्ट्रीब्यूट करके फैला के रखे थे। बिकॉज सी, बात क्या है, अगर सारे चीज आप एक जगह रखोगे, अगर आटा खो जाएगा सारे खत्म हो जाएगा। हाँ, कम से कम इसमें यू हैव गॉट एटलीस्ट एक खत्म हुआ, बाकी तो जिंदा है। तो उसका जो रिजर्व आपके पास होगा यही ना कहीं थोड़ा, तो टिल दैट टाइम यू अगेन ब्रिंग इट अप, यू कैन मैनेज विद थिंग्स। तो द वेस्टर्न कंट्रीज, NATO particularly, they were successful in taking out यूक्रेन, काजाकिस्तान वगैरह वगैरह सब अलग अलग करवा दिए। तो क्या करें, बट देन रशिया हैज स्टार्टेड इन डूइंग देयर ओन थिंग्स स्लोली एंड स्लोली, बट देन दे डिडंट वांट टू लूज। सी, तुम्हारे घर में अभी इट इज लाइक दिस, योर ओन हैंड, somebody wants to come and cut it off, would you like it? नो। तो मैंने उसने क्या किया, वेस्टर्न करने उसका हाथ पकड़ के यहाँ रख के चोक कर दिया है। नाउ आई कैनॉट पुल इट आउट एंड दे आल्सो कैनॉट पुल इट आउट, बट आई विल ट्राई, क्योंकि मेरा हाथ है, तुमने ले लिए, तो दैट्स व्हाई दैट कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग ऑन। ओके। और मतलब सबसे गजब लग रहा है कि इतना लंबा चल रहा है, रशिया इसको फंड किए जा रहा है। मतलब सैंक्शंस हैं, वेस्टर्न कंट्री से कोई मतलब नहीं है, सारे तरह के फूड चेन्स बंद है, सारी चीज़ें वेस्टर्न कंट्रीज ने बंद कर रखा है, बट फिर भी वो फंड कर रहा है और वार चल रहा है। लगभग 500 दिन से तो ज़्यादा हो गया है और वो कंटिन्यू करे जा रहा है करेगा। दे हैव गॉट क्या रिसोर्सेस। अभी एक स्मॉल चीज़ है, जैसे कि रशिया ने उनका क्रूड सप्लाई टू यूक्रेन एंड देन यूरोप बंद कर दिया। ओके, नाउ यूरोप वर डिपेंडेंट क्वाइट ए बिट ऑन गैस एंड क्रूड फ्रॉम रशिया ऑल्सो। अभी वो नहीं हो पा रहा है। जैसे कि अगर आप हमको दोगे, हम इतना
कम रेट देंगे, ठीक है। तो उसमें आई थिंक आवर गवर्नमेंट प्लेड ए लिटिल ट्रिक इन दैट। आवर गवर्नमेंट बोला कि भाई यू सेंड इट टू अस, उन्होंने हमको दे रहे हैं एंड वी आर एक्सपोर्टिंग दैट थिंग एट ए हायर कॉस्ट टू द, रिफाइंड फ्रॉम ठीक है। जामनगर। सो ये इस रास्ते से नहीं, दूसरे रास्ते से मैं सोर्सेस निकाल दिया। हाँ, तुम भी कमाओ, मैं भी कमा रहा हूँ। आपको अंकल लगता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है वो बहुत मतलब बहुत ट्रिकी है? आप देखोगे कि वी हैड गुड रिलेशंस विथ यूएस, हम उनसे भी बात कर रहे हैं, और रशियंस के साथ भी हमारा अच्छा ही बनता है। अभी मोदी जी तुरंत कुछ दिन पहले ही विजिट करके आए हैं। हम यूक्रेन से भी बात कर रहे हैं, बट बस एक कंट्री है चाइना जैसे केस में थोड़ा-सा एक अलग इश्यू हो जाता है, क्योंकि उनका तो किसी से नहीं बन रहा है। मतलब एट प्रेज़ेंट अगर देखा जाए, तो एक रशिया, एक नॉर्थ कोरिया छोड़ के उनका वैसा किसी से नहीं है, क्योंकि सब जगह वो इवन रशिया के साथ भी उनका बाउंड्री डिस्प्यूट है। तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ये थोड़ी डिफरेंट है, मतलब अप्रोच अलग है इसका। उसके ऊपर मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊँगा, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी इज़ अ वेरी ट्रिकी इशू। हाँ, और हमारा जो पॉलिसी रहा है भारत का राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि सबके साथ मिलजुल के रहना हमारी है। नॉट दैट भाई तुमने 3 बार मारा मैं कुछ नहीं करूँगा। हाँ, एक बार मारा ठीक सह लिया, दूसरे बार मारा सह लिया, तीसरे बार तो मैं सहूँगा नहीं। ऐसा पॉलिसी हमारे ये करते हैं सो दैट वी गेट एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज, we reduce the disadvantages towards our country by adopting various types of issues. तो उसमें I think I mean unless we are knowledgeable on that, we cannot say what exactly is this. हुँ। And as far as keeping relationship, you said, जैसे soon after Modi government took over, इनका प्रेसिडेंट आया था चाइना का, आके सारे घूम घाम के चला गया, बर्दन कुछ नहीं किया। हाँ। हाँ, भी जाके उल्टा सब कर दिया। हाँ, सो दे आर हाईली अनरिलायबल एंड क्या अनफ्रेंडली पीपल। सेम थिंग पाकिस्तान का ऑल्सो, सो मेनी टाइम्स वी हैव कॉल्ड देम। उनका प्रेसिडेंट भी आया, जाके फिर से जो नहीं करना चाहिए था वही कर रहा है। अभी अंकल जैसे हम देखते हैं पाकिस्तान का केस है। इसमें और एक हाँ। स्मॉल चीज मैं ये बताऊं, एज फार एज श्रीलंका इज कंसर्न, श्रीलंका को भी चाइना ने ऑलमोस्ट हाथ में ले लिया था, बट उनका जो अभी क्राइसिस हुआ वो क्राइसिस से वी बेल्ड देम आउट, रिजल्टिंग दे हैव नाउ अगेन कम बैक टू अस। इवन मालदीव्स में भी आप सेम केस Yes, देखिए। हाँ, अभी जो रिसेंट मालदीव के जो Correct. प्रेसिडेंट हैं वो पूरा प्रो चाइना है। करेक्ट। तो अंकल अभी जैसे रिसेंट अभी पढ़ रहे होंगे अननोन गनमैन चला हुआ है, कि कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में, कनाडा में एंटी इंडिया एलिमेंट्स जिसको हम कह सकते हैं, उनको खत्म कर रहे हैं। हाँ, तो इसमें आपको ऐसे मतलब ऑन पेपर तो गवर्नमेंट कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि क्या हो रहा है या कोई क्या गवर्नमेंट नहीं हो एक्सेप्ट रहा है, नहीं कोई करेगा, गवर्नमेंट नहीं कोई एक्सेप्ट नो करती नो है। गवर्नमेंट विल एक्सेप्ट। इनका मॉडस ऑपरेंडी कैसे काम करता है कि आप किसी देश में बैठे हैं, आप अपने देश में बैठ के सामने वाले देश में जो बंदा बैठा है उसको आप खत्म करवा दे रहे हैं? इसको आपने सिर्फ इसके साथ कंपेयर करो, देयर कपल ऑफ मूवीज व्हिच हैव कम आउट, जिसमें से वो दिखा रहा है, वो जा रहे हैं फलाना को पैसा दे रहे हैं, भाई तुम उसके ऊपर नज़र रखो, थोड़ा सा भी कुछ हुआ, हाँ, बट देन दोज पीपल जिसको वो उसको बोल रहा है उनको हाई कॉन्फिडेंस में लेते हैं एंड दे आर पेड वेरी हाईली, and they are told to live just like a normal pauper sort of something. But then you have to be very cautious on that because they may be double agents. मेरे से कुछ कर रहे हैं, मेरा चीज़ जाके उनको बता रहा है, वो उसका चीज़ आके मेरे को बता रहा है। हाँ, so he is taking, so it's a very risky thing, very tricky thing. Who is doing all these things? It is left to your own imaginations. Interesting. But I think yes, in person I agree. Yes, probably our this thing have done. Otherwise, nobody will kill those people who are anti-Indians.
क्योंकि ज़रूरी भी है, एक डर होना शायद ज़रूरी है कि आप बाहर बैठ के, बाहर के देश में आप भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं। और बांग्लादेश का जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद चाइना पंजाब में तो अपना मतलब डिवाइड करना ही चाह रहा है, और आज तक वो नैरेटिव आप देखिए, इंदिरा गांधी के डेथ के बाद कहीं न कहीं वो दब गया था। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट थी जो 10 साल काम की, भले ही इस बार मेजॉरिटी नहीं है, बट दे आर स्टिल इन अ गुड पोज़ीशन। हाँ, उसको डिस्टेबलाइज़ करने के लिए अभी फिर टेररिज्म आप देखोगे शुरू जम्मू शुरू हो गया कश्मीर है। में शुरू हो सून गया है। आफ्टर द इलेक्शन हाँ, टेररिज्म शुरू हो गया है अच्छी तरह। हुँ। इसमें क्या वीक गवर्नमेंट है इस कारण से ऐसी हरकतें हो रही है, या फिर नहीं, मैं तो ये नहीं बोलूँगा। सी द थिंग इज गवर्नमेंट इज यू नो बर्डन फ्रॉम ऑल साइड्स। हाँ, मैं अगर ये करूँगा तो ही इज रेजिंग हिज वॉइस, हाँ ही इज टेलिंग यू डिड दिस थिंग, वो नहीं तो दूसरे उसके साथ कोई रहे। और गवर्नमेंट का साथ देने के लिए, सी एनी गवर्नमेंट फॉर दैट मैटर, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पब्लिक टू सपोर्ट, और अगर सपोर्ट भी नहीं है, टू प्रेज द गवर्नमेंट व्हेन द गवर्नमेंट डज सम गुड वर्क। ठीक है, गवर्नमेंट ऑलवेज गुड वर्क करेगा, वो तो कोई ये भी नहीं है, यू नेवर नो, बिकॉज इन द इंटेंशन इज टू मेक गुड, बट द बार्गन में खराब हो जाता है। इट हैपन्स विथ एवरीवन फॉर दैट हुँ, मैटर। बट हमारा जनरल पब्लिक का यही इशू है कि जो भी गवर्नमेंट है उसको सिर्फ ताना मारो हुँ। और उसको पुल डाउन करो हर वक्त। आप गवर्नमेंट के प्रो में थोड़ा बोल दीजिए कि ये चीज़ें बहुत अच्छी थी। जैसे फार्म लॉज़ के बारे में जो मैंने पढ़ा, तो बहुत अच्छे लॉज़ थे, मतलब जो मैं अपने एनालिसिस से ये बता आई सकता ऑल्सो हूँ। फील सो। बट आप बोलिए, अगर लिखे कहीं तो आपको मोदी भक्त बोला जाएगा। यस, बिल्कुल। आप अगेंस्ट में बोलिए तो आप एंटी इंडिया है। यस, तो वो एक कॉमन फैक्टर है इस। जैसे कि वो फार्म लॉ में अभी देखो आप, ऑल दोस फार्मर्स जो है धीरे धीरे वही कर रहे हैं जो ये लॉ में ला रहे हाँ, हैं। दे आर अडोप्टिंग द सेम थिंग बट ऑब्जेक्टिंग टू द लॉ टू बी एनफोर्स्ड। एक चीज़ और मेरे को बताइए कि अभी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ कैसा है? इसके बारे में मैं बताऊं। फर्स्ट, व्हाई आई रिजाइंड। हाँ, जैसे इन एनी सर्विसेज द स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज लाइक ए पिरामिड। ठीक है, टॉप इज ओनली वन। सर यू टेक गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर एक है, उसका नीचे प्रॉब्ली मे बी अनदर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और 2 डिप्टी और 3 डिप्टीज होंगे, उसके बाद मिनिस्टर्स। सो इट यू नो द पिरामिड इज लाइक दिस। इन डिफेंस द पिरामिड इज वेरी स्टीप। उसमें बाकी सिविलियन में ऐसा है, डिफेंस में ऐसा है। हुँ, दैट मीन्स हम जो नीचे थे, व्हेन वी क्लाइंब अप, सिलेक्शन जब होता था हमारा से 15 में से 5 सिलेक्ट होंगे, बाकी रह गए 10। वो नॉर्मल जो तो इन माई केस व्हाट हैज हैपेंड, बाय द टाइम आई हैड सर्व्ड अबाउट 25 years, I saw that I felt, rather I felt that probably I am not coming up to the mark of the next rank. हुँ, Hmm. So I thought, let me get out of this thing. And plus there are some other incident happened which hurt me quite a bit. But I don't have any regrets in this thing. So I was prepared to leave Air Force, and voluntarily when I came, I never felt that मेरे को बुरा है। Yes, my family, rather my wife and children, they kept on telling me, पापा और आप क्यों एयरफोर्स छोड़ दिया, हमको फलाना मिलता था, फलाना फैसिलिटीज मिलता था, ठीक है, ऑल दोस थिंग्स। बट देन आई वॉज क्वाइट सी, बट आके आई हैव एस्टेब्लिश्ड माई सेल्फ इन सम अदर थिंग्स, एंड आई वॉज हैप्पी, एंड वट एवर आई वॉज गेटिंग आई केप्ट ऑन डूइंग इट वेरी नाइसली। बच्चों का शादी वादी करवा लिया, छोटा सा घर भी बना लिया था। ट्रेनिंग में लाइफ कैसी होती है अंकल? ट्रेनिंग इज़ वेरी टफ, एब्सोल्युटली टफ। हाँ, सुबह 4:30 बजे से लेके कम से कम रात 10 बजे तक ट्रेनिंग चलता था, डिफरेंट एस्पेक्ट, इंक्लूडिंग सोशल एस्पेक्ट। सोशल में हाउ यू बिहेव, हाँ, पढ़ाई कैसे करेगी। देन ट्रेनिंग में तो आपको आपका क्या प्रोफेशन का ऊपर काफ़ी रगड़ा करवा देते हैं। हाँ,
And then see that training also doesn't stop there. That training, though officially the period is limited to something, but when we come and join in the actual field में भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग चलता रहता है. बीच बीच में हमको भेजा जाता है टू गेट स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स एट डिफरेंट टाइम्स. सो टिल ए पर्सन रिटायर्स हमारा ट्रेनिंग चलता है. अच्छा, एक और टेक्निकल क्वेश्चन है, मतलब आपके जॉब से रिलेटेड. जैसे आपने बोला कि रशिया से आप IL-17 का मतलब जिस समय ये करने गए थे प्रोक्योरमेंट के टाइम पे, तो एक जहाज़ अगर किसी देश से हमारे देश में आ रहा है, तो उसमें मतलब हम क्या देखने जाते हैं? मतलब हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहला तो असेसमेंट होता है रिक्वायरमेंट, ठीक है. तो वेदर आवर रिक्वायरमेंट दैट पर्टिकुलर जहाज एंड दैट पर्टिकुलर कंपनी विल बी एबल टू फुलफिल और नॉट, उसमें से कितना वो कंप्रोमाइज कर सकता है, कितना हम कर सकते हैं. एंड देन वी कंपेयर दैट थिंग विद द अदर सिमिलर ऑफर्स. तो उसमें से जो अच्छा ये मैंने पास आउट कर जाता है, अदर सूट अस बेटर, वी एक्वायर दैट थिंग. तो IL-17 और C-17 ग्लोब मास्टर, व्हिच वन इज बेटर? अगर मैं बोला ना वो क्या डिफरेंट ये देन पॉलिसी थोड़ा चेंज हो गया. वैसे IL-76 इज नॉट ए बैड एयरक्राफ्ट एट ऑल. बहुत ही बढ़िया जहाज है. C-17 तो मैंने कभी उसमें कहा, क्योंकि मेरे रिटायरमेंट के बाद C-70 130 आया है. बट दैट दोस्त आर ऑल्सो गुड. बोथ आर यू कैन से IL-76 का डिपेंडेंसी हमारा धीरे धीरे कम हो गया बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज अगेन. और रशिया में मेरे को लगता है कि फैक्शंस होने के बाद वो हमारे डिमांड्स को शायद उतना अच्छी तरह से पूरा नहीं कर पा रहा आई है. वोंट एग्री फॉर दिस. आई डोंट एग्री फॉर दिस. दैट केस अभी फाइटर जहाज कैसे हो देते हैं. और अभी अंकल जैसे अभी रिटायरमेंट हो गया है, तो डू यू मिस दोज डेज? डू यू मिस दोज डेज ऑफ व्हेन आई यू वर? ऑलवेज रिमेंबर दोज डेज. हाँ, कुछ ऐसा मेमोरी जो आपका वहाँ का बहुत अच्छा मेमोरी हो? मेमोरी एक चीज़ मैं बता सकता हूँ. हाँ. व्हेन इनिशियली ट्रेनिंग के बाद मैंने पोस्टेड हुआ था टू हासीमारा. हम्म. ठीक है. नाउ दैट वाज इमीडिएटली आफ्टर 72 वार, 71 वार. हाँ, 71. तो हासीमारा में क्या हुआ था, हमारा हंटर एयरक्राफ्ट का बेस था. नो ड्यूरिंग दैट बांग्लादेश में जो वहीं से जो हंटर एयरक्राफ्ट गए थे फाइटिंग के लिए, उनमें से कुछ खराब होके क्या हिट होके भी आके हासीमारा पड़ा था हमारे स्क्वाड्रंस के. वहाँ 2 स्क्वाड्रंस थे हंटर स्क्वाड्रन. उस एक में मैं पोस्टेड था और एक दूसरे में मेरे 2 और कोर्समेट्स भी पोस्टेड थे. तो वहाँ से क्या हुआ ना, थोड़ी देर के बाद बोथ द स्क्वाड्रंस दे मूव्ड आउट टू सम अदर प्लेस. तो उनका पास जो जहाज़ सर्विसेबल कंडीशन में नहीं था, ऐसे 9 जहाज़ वहाँ छोड़ के आ गए थे. तो हम जो नए जगह पर गए, हम दोनों स्क्वाड्रन का CEO ने, मैंने कमांडिंग अफसर्स ने डिसाइड किए, भाई 2 या 3 महीने के लिए तुम्हारा एक अफसर जाएगा, फिर वो आ जाने के बाद हमारा एक अफसर जाएगा. ऐसा करो. सो आई एंड अनदर अफसर फ्रॉम द अदर स्क्वाड्रन, वी यूज्ड टू अल्टरनेट आवरसेल्व्स, अल्टरनेटली गो ऑन सर्विस द एयरक्राफ्ट सर्विस होने के बाद जितना सर्विस हो जाता है वो भेज देते थे हम. ठीक है. तो एक रह गया था लास्ट को. दैट एयरक्राफ्ट क्या है, वी कॉल दैट थिंग AOG, एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड, बिकॉज ऑफ वेरियस इश्यूज. पार्ट्स नहीं है, ये है सर्विसिंग. तो उस जहाज का जब सर्विसिंग हुआ था, ड्यू टू सम दिस थिंग एट द टाइम ऑफ आफ्टर सर्विसिंग, जब उसको इंजन स्टार्ट किए, उन्हें थोड़ा आग लग गया था. ओके. नाउ वो आग में क्या हुआ, वो जहाज का सम इलेक्ट्रिकल केबल लूम जल गया था. नाउ दैट थिंग अगेन वेंट इनटू AOG.
एंड वो केबल लूम कानपुर हमारा HAL में BRD में तैयार होता है। तैयार होके जब आया, आई वॉज देयर, मेरे उस जहाज को लास्ट था एंड और कुछ जहाज का पार्ट भी नहीं रहा था। तो मैं और मेरा एक छोटा सा ग्रुप जो मैन थे और 7-8 आदमी, हम क्या करते थे, जो क्रैश जहाज का जो एक डंप था एयरफील्ड के परली तरफ जंगल में, बिल्कुल जाके कहीं कुछ मिल जाए कहीं। तो नॉन ऑफिशियली हमने उसको लेके आके इस जहाज में भी लगाए थे। नॉन ऑफिशियली आपने लाके उसको लेके देन वो केबल लूम जब आ गया था नया केबल, उसको लगा के जहाज का हमने सर्विस किया। और फिर हमारा क्या होता है, कोई भी जहाज एक बार सर्विसिंग हो गए उसको ग्राउंड रन देते हैं, मीन्स इंजन चला के देखते हैं जहाज का ग्राउंड में परफॉर्मेंस कैसा रहा है, सारे पैरामीटर्स ठीक है। तो वो जब ग्राउंड रन हमने शुरू किया, स्टार्ट किया इंजन, फिर से वही आग लग गया। ठीक है, तो उसको इमीडिएटली हमने बुझाया। आई विल टेल यू, हाँ, एक मेरे पास एक एयरमैन था, शायद केरला का या मद्रास का, बिल्कुल पतला दुबला, पता नहीं उसका जोश और स्ट्रेंथ कहाँ से आ गया। एक बहुत बड़ा भारी एयर एक्सटिंग्विशर लेकर भागा उधर। I tell you, I can't describe his, that time, क्या enthusiasm and all things. तो आग हमने बुझा दिए। Then we found that cable again similar thing. तो हमने फिर से उसको डिमांड डालने के लिए सोच रहे थे। लकीली मेरे पास, मेरे टीम में एक सार्जेंट थे जो कि कानपुर में वो इलेक्ट्रिकल काम करके वो केबल वगैरह बनाते थे। तो वो मेरे को बोले कि सर, आप इसका एवजी मत निकालिए, मैं इसको रिपेयर कर दूंगा, बट देन आई वांट समबडी टू साइन द चीफ इंजीनियर। तो हमारा क्या होता है, स्टेशन में एक चीफ इंजीनियर भी होता है। तो मैंने पार्डन मी सेइंग, मैंने वो चीफ इंजीनियर के पास गया। आई डोंट नो, ही सॉर्ट ऑफ रिफ्यूज्ड, तो मैं तो साइन नहीं करता ऐसा। तो मेरे साथी ने बोला कि सर, वो नहीं करने से क्या, आप तो अफसर हैं, मेरे अफसर हैं, आप साइन कर दो चलेगा, एंड आई एम गिविंग यू गारंटी नथिंग विल हैपन। कर दिया। हाँ। उसके बाद हमने क्या किया, जो हंटर एयरक्राफ्ट में आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो क्या होता है, जब स्टार्टिंग करते हैं उधर एक छोटा सा जेट इंजन होता है, वो पहले स्टार्ट होता है, ठीक है, वो देन इट्स रन्स द मेन इंजन। ओके, उसके बाद मेन इंजन पिक्स अप द डिस्ट्रिक्ट। तो वो जो स्टार्टिंग ये है, उसको बोलते हैं IPN स्टार्ट इंजन। एक IPN एक फ्यूल है, वेरी हाईली इन्फ्लेमेबल। तो उसमें क्या था, जो IPN बह रहा था टू द दिस थिंग, दैट पाइपलाइन में जो गैस्केट्स थे, रबर गैस्केट्स वगैरह जो थे, वो सब ड्राई हो गया था। रिजल्टिंग व्हेन द प्रेशराइज्ड फ्यूल यूज्ड टू कम, वो फ्यूम जाके उसमें से, बिकॉज स्पार्क्स आर देयर, इग्निशन स्पार्क्स आर देयर, तो उसमें से वो ला गया था। बट देन हमने क्या किया ना, जो IPN इंजन को हमने फॉल्स स्टार्ट दिए करीब अबाउट 60-70 टाइम, so many times. Okay, then slowly that fume completely stopped. There was no smell, nothing. We got confirmed that it is perfect. उसके बाद जब स्टार्ट किया, जहाज पूरा परफेक्ट हो गया। I was very elated, my men were very elated. That day evening we all celebrated quietly with daru saru and something. Then the next day, तो मैंने क्या किया, उधर बाकी जो स्क्वाड्रन्स थे, वो हाँ नैट स्क्वाड्रन्स थे, वो नैट स्क्वाड्रन्स के 2 टेस्ट पायलट थे। दे वर क्वालिफाइड फॉर टेस्ट फ्लाइंग एनी हंटर एयरक्राफ्ट आल्सो। तो मैंने उनको अप्रोच किया था। सम आर अदर दैट dilly dally, they didn't agree. Now those days I was a pilot officer. That rank is not there anymore now. And the station commander was a group captain. Okay. Now
pilot officer, we could approach the flying officer or the squad leader or the wing commander, हमारा चीफ इंजीनियर, बट स्टेशन कमांडर के पास जाने के लिए मतलब ये नहीं होता until unless it's very urgently required something. And since I was directly under the my squadron at Kalaikunda, at the other station, and under the command में जो इंजीनियरिंग अफसर था वो मेरे को हर वक्त गाइड करते थे. वो बोलता कि भाई पटना क्या हो गया, तो मैंने बोला कि सर जहाज़ ना, तो फिर उसको टेस्ट फ्लाइंग करवाओ. मैंने बोला सर मैंने ट्राई किया और वो पायलट्स तो मिल नहीं रहे. तो बोलता अच्छा नहीं मिल रहे हैं, तो वो जाके CNC को बता दिया. तो CNC ने हमारे स्टेशन कमांडर को बताया. तो स्टेशन कमांडर ने मेरे को उसी दिन करीब 2 या 3 बजे बोले कि पायलट सर पटना कहाँ है, भेजो उसको. तो मैं गया, उन्होंने क्या हो गया क्या नहीं, तो मेरे को बुला के बोलता है कि पैक्ट तुमने कमांड को बोला है तुम्हारा जहाज़ खराब हो गया करके. मैंने बोला हाँ वो तो पता है ना, आपको भी पता है ना, और बोला है कि टेस्ट फ्लाइंग नहीं हो रहा है. मैंने बोला कि नहीं सर और हो नहीं रहा. क्यों? मैंने बोला कि आई हैव अप्रोच दोज थिंग्स, दोज पायलट्स, उन्होंने मना कर दिया. तो वो इमीडिएटली उन 2 पायलट्स को भी बुलाया. तो दोनों आके हाजिर हो गए उनके पास. बोला कि he had approached you for test flying the aircraft. बोला कि yes sir. Now you didn't do that thing. तो इसके नो सर. क्यों? सर उसमें से उसमें पहले आग लग गया था, अभी एयर में अगर आग लग जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा. स्टेशन कमांडर टोल्ड वन वर्ड, रबिश, गेट आउट. उन दोनों को भगा दिया. मेरे को बोला कि मेरे लिए जहाज़ तैयार करो, कल सुबह मैं आके टेस्ट फ्लाइंग करूँगा. नेक्स्ट डे ही केम, डिड द टेस्ट फ्लाइंग. नीचे आया. व्हेन ही had come, in the flying suit, he was completely drenched with sweat, complete sweat. आके जहाज से उतरा के मेरे को बोला कि कंग्रेचुलेशंस, जहाज परफेक्ट है एक्सेप्ट द AC इज नॉट वर्किंग. हाँ AC को ठीक करो. आई वॉज सो हैप्पी दैट डे. दो बाकी कोई किसको हैप्पीनेस हुआ कि नहीं हुआ, ये दैट इज different issue, but then me and my men were extremely happy. And वहाँ एक very senior officer थे, he had kept a tag on me always. I don't know how he had liked me on this thing. बोलता है पटना तुमने एक बहुत बड़ा काम किया, 2 बाकी लोग किसको तुमको रिकॉग्नाइजेशन नहीं दिए. ठीक है सर, रिकॉग्नाइजेशन के लिए मैंने काम नहीं किया. आई वर्क फॉर द betterment of this thing. So that is the very memorable thing which very close to your heart. Yes. एज ए ऑफिसर एयरफोर्स जैसे सर्विसेज में आप हैं, फैमिली लाइफ कैसे मैनेज करते हैं? Equally well. बट ट्रांसफरेबल जॉब में बच्चों की पढ़ाई में इशू नहीं आती है? See, in my case, I used to take my family always. Because see, wherever we go, either Air Force School is there or Kendriya Vidyalaya is there, and perforce they have to give us admission. No? Many people they say कि भाई क्या mid session में or towards the end of the session में how the child will cope up. So I used to say कि why not? The course is running, maybe कहीं थोड़ा सा पीछे चल रहा होगा, कहीं थोड़ा सा आगे चल रहा है, बट द चाइल्ड कैन ऑलवेज कोप अप विद दैट थिंग. व्हाई नॉट? सो दैट वे द चिल्ड्रन दे वर सीइंग. बाकी जो नहीं कर रहे थे व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे गो देमसेल्व्स, फैमिली को यहीं छोड़ देते थे और सेशन खत्म हुआ फिर ले जाते. अच्छा, लेकिन आप हमेशा फैमिली के साथ? मैं हमेशा फैमिली के साथ ले रहा. एंड देन वी हैव गॉट अ वेरी गुड ऑल द पीपल including the men and their families, there is a cohesion between all these people. हर वक्त ये उनको देखभाल करो, वो उनको देखभाल करो, वो चलता रहता है. मतलब एक मतलब जो सोसाइटी में फील नहीं होता उससे ज़्यादा बेटर वहाँ यूनाइटेड लोग रहते हैं. थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच.